एक मिनट एक मिनट, आपने पेपर क्यों नहीं दिया? अरे एक तो एक किसने अपने आप बता देगा जिसने दिया नहीं दिया, इधर से पॉइंट नहीं करना फिंगर, उसने नहीं दिया इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया अपन ने? इससे ज्यादा जरूरी काम अभी क्या है अपने पास? इन्होंने रखा हुआ आपको बोलने के लिए। और बाकी सबने दिया तो सही, चलो। और मतलब एवरेज जितने भी टेस्ट हुए उनमें से, मतलब अभी तक जितने एवरेज टेस्ट हुए उनमें से ये पेपर किसका बेहतर हुआ है पिछले एवरेज टेस्ट से? लोगों किन में, किन का सिर्फ वो इंप्रूव है, मतलब पहले से किसने अच्छा किया है? इन जनरल बात करूंगा यार, देखो मैं आप इंडिविजुअली मत देखो, बट हाँ अब तो करना पड़ेगा ना, अब तो चेक भी करना पड़ेगा। आंसर की आपके पास ही नहीं थी, बाकी सबके पास थी ऐसा? तो देखना मुझे बताना आज। ठीक है चलो, लास्ट हम लोगों ने कान हम बात कर रहे थे। कान में अपन ने इंटरनल ईयर में क्या क्या किया, मेरा तो याद नहीं हो, 3 दिन हो जाते हैं जब। अच्छा मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ और वो, ठीक है। इसका मतलब अपन यहाँ बैठ, ये बैग रखने की जगह तो बैठा दो यार ये तो। एक तो ये क्या लेकर आते हो यार, 9-9 किलो का वजन बैग में, कर से क्या हो? लाश है इसमें, क्या है ये? उठ ही नहीं सकता यार एक आदमी से। किसको रख? क्यों, उसमें क्या ऐसा? कड़ी है? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक गोट बना रहे हो, कोई कड़ी लाया? सोखरे कौन लाया? देखो थोड़ा जगह दे दो, मैं बता रहा हूं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा अभी। आज यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बैचेस हैं वो भी सब यहीं पर आए आज। क्यों तो मेरे को भी नहीं पता यार, मेरे को थोड़ी पता होता है, मैं भी आया हूं। ठीक है चलो, अब 1 मिनट। इंटरनल ईयर अपन ने कल लास्ट लेक्चर में देखा था, और इंटरनल ईयर को अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक अपन ने नाम दिया था वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, ठीक है। अब 1 मिनट, लास्ट में अपन ने इंटरनल ईयर की बात की थी। इंटरनल ईयर फ्लूइड फिल्ड कैविटी था या एयर फिल्ड कैविटी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी था, उसको अपन ने लेब्रिंथ कहा था। लेब्रिंथ क्यों? क्योंकि एक ढांचे के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर था, बाहर वाला स्ट्रक्चर बोनी लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ के अंदर क्या फ्लो कर रहा था? पेरीलिम्फ। और उसके अंदर कौन सा लेब्रिंथ था? मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा था? एंडोलिम्फ। अब आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही है। अरे यार ये माइक चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं वो तो मतलब माइक के थ्रू नहीं आ रही होगी ये तो। हेलो हेलो 1 2 4 1 2 4 3 लीक हो रहा है। अब आ रही है? अच्छा अब 1 मिनट, अब अपन ने लास्ट में ये देखा था वेस्टिबुलर अपैरेटस का मेजर काम किसमें था? बैलेंसिंग में। तो बैलेंसिंग से संबंधित स्ट्रक्चर कौन सा था अपने पास? वेस्टिबुलर अपैरेटस। और सुनने से संबंधित स्ट्रक्चर कौन सा था अपने पास? कॉक्लिया। वेस्टिबुलर अपैरेटस में 3 स्ट्रक्चर्स थे, क्या क्या थे हमारे पास? 3 तो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स,
और यूट्रिकल और सैक्वल, जिसको हम मतलब जिसको एनसीईआरटी ओथोलिथ कहती है। ऑर्गन्स, इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास, यूट्रिकल और सैक्वल। और कॉक्लिया या हियरिंग के अंदर जो हमारे पास सेंसरी स्ट्रक्चर था उसको अपन ने क्या नाम दिया था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। लास्ट हमने यही देखा था, इसका ढांचा यानी बनावट देखी थी। अब अपन काम देखेंगे। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉक्लिया के वेस्टिबुलर अपैरेटस का स्ट्रक्चर डायग्राम में कॉक्लिया के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉक्लिया के ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारे पास? वेस्टिबुलर अपैरेटस। इट इज सिचुएटेड अबव द कॉक्लिया, पहला पॉइंट। अब इस वेस्टिबुलर अपैरेटस में तीन चीजें हैं। एक तो हमारे पास ये थे तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। फिर आपके पास यहां पर ये यूट्रिकल, ये सैक्वल, और फिर यहां पर हमने देखा था कॉक्लिया। तो हमारे पास ये 1 2 3, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये हमारे पास यूट्रिकल और ये हमारे पास सैक्वल। ये स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब मैं एक एक करके देख रहा हूं। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो मैं कोई भी एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अगर मैं एक कैनाल लूंगा, वही स्ट्रक्चर किसका होगा? दूसरे कैनाल का। वही स्ट्रक्चर किसका होगा? तीसरे कैनाल का। तो आपके पास एक सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, मैंने एक सेमी सर्कुलर कैनाल लिए, ऐसी कितनी होंगी? तीन सेमी सर्कुलर कैनाल। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पे डायग्राम है। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, इसका बेस, इसका आधार फूला हुआ होता है, स्वोलन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो क्या होता है? स्वोलन। और इस फूले हुए बेस को हम कहते हैं एम्प्यूला। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस क्या कहलाएगा? जो स्वोलन है, फूला हुआ है, उसे क्या कहेंगे? एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला के अंदर एक प्रोजेक्शन रिज होती है। प्रोजेक्शन रिज का मतलब कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। ये आपके पास इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है, या जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन रिज। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टे एम्प्यूलेरिस। मैं जगह हाँ, तो कुसुम जी आप थोड़ा इधर हो जाओ। उन्होंने कभी मना के इधर आ जाओ, जगह चाहिए तो। रोहित जी के पास जगह खाली है, इधर आ जाओ, आराम से बैठो। ये कैसे? इधर आ जाओ। अभी तो बाकी आने, दो यहां पे आ सकते हैं, एक यहां पे, तीन तो आ ही सकते हैं, और नहीं तो ये है ही है। चलो अब एक मिनट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का बेस अपन ने देखा स्वोलन होगा, फूला हुआ होगा, जिसे क्या कहेंगे? एम्प्यूला। और उस एम्प्यूला में एक प्रोजेक्शन रिज, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म होगा, जिसे क्या कहेंगे? क्रिस्टे एम्प्यूलेरिस। ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये संवेदनशील या सेंसरी स्ट्रक्चर है। अब सेंसरी क्यों नहीं? मैं आज, मेरा आधा काम आज ये है लोगों को बैठाना जगह पर। अरे इधर आ जाओ, इधर जगह है। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। सर ताली बजा दीजिए, दुआएं दिया करो यार। बस बस बस। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप ऐसे एस्किमो लग रहे हो यार। दुआएं देना, ताली बड़े।
एस्किमोस क्या होते हैं? जो इग्लू में रहते हैं। इग्लू क्या होता है? जिसमें एस्किमो रहते हैं, बर्फ का घर, और उसके अंदर जो लोग रहते हैं ऐसे ऐसे फर वाली जैकेट्स पहन के, उनको एस्किमोस कहते हैं। पता है आपको? हम मजे ले रहे थे। एस्किमो सबको पता होता है, सहारा डेजर्ट में रहते हैं, बिल्कुल, फर वाली जैकेट पहन के। एक मिनट, डेजर्ट की बात आई है तो कैंगरू रैट के बारे में बता दीजिए। इकोलॉजी पढ़ लिया ना? एक मिनट, पृथ्वी जी बताएंगे। पृथ्वी जी कैंगरू रैट का अडेप्टेशन बताएंगे। सर कैंगरू रैट जो होता है ना, वो सर पानी नहीं पीता सर। ठीक है। क्या करता है, अपने इंटरनल फैट जो होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन करता है और उससे अपनी वाटर की डिमांड पूरी करता है, और यूरिन को भी कंसंट्रेट करता है ताकि उससे वाटर लॉस ना हो। क्या बात है, बेहतरीन। और एक आखिरी चीज, ये कैंगरू रैट नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में है या साउथ अमेरिका के डेजर्ट में? ये भी पता था, लंदन में है सर। अरे भाई लंदन इंडिया में है। क्या बात कर रहा है? किसको पता है लंदन का है? लंदन दो जगह है। लंदन मतलब यूरोप में यूके के अंदर है, और कनाडा में भी एक शहर है लंदन। कनाडा में तो पंजाब है ना। लंदन इज अ सिटी इन कनाडा। यूके यूरोप में तो है, अमेरिका में नहीं। पर लेकिन ये लोगों को नहीं मालूम है कि लंदन एक सिटी कनाडा के अंदर भी है। ये न्यूज़ थी आपके लिए। अरे यार इधर ध्यान दो यार, कहाँ पर भी है, क्या फर्क पड़ना है? मतलब फर्क पड़ता है अगर आपको आगे जॉब करने जाना है। मतलब जो लंदन सिटी है कनाडा में, वो बायोटेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा हब है। अब शान ये अपन ने देखा क्रिस्टे एम्पुलेरिस कहां पे मिलेगा आपको? सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। अब इसमें सेंसी जैसा क्या है, इसके ऊपर, इसके टिप पर आपको ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक सेल्स मिलते हैं, और इन हेयर लाइक सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? स्टीरियोसीलिया। याद रखना, नॉर्मली सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्टीरियोसीलिया है। इसका लोकोमोशन से कोई लेना देना नहीं, ये सेंसरी है, रिसेप्टिव है। इसका नाम सीलिया इसलिए क्योंकि इसका बनावट फिंगर लाइक है। बाकी स्टीरियोसीलिया एक तरह का मतलब ये रिसेप्टर सेल भी नहीं है। इनके जैसे ये क्रिस्टे एम्पुलेरिस है, क्रिस्टे एम्पुलेरिस पर आपके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स। इनके ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्टीरियोसीलिया। अब होता क्या है, जैसे हम रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब आप अपने सर को घुमा रहे हो। जब रोटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो किस में चेंजेस आते हैं? इसके अंदर पेरिलिम्फ फ्लो करता है। तो जब आप अपने हेड को रोटेट करते हो, तो इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर क्या कौन सा फ्लूइड है? पेरिलिम्फ में चेंजेस आते हैं। भाई आप जैसे मेरे पास एक बॉटल है, मैं इस बॉटल को हिला रहा हूं तो इसके अंदर का पानी हिल रहा है ना, वही वाली बात है। जब आप हेड को 360 ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो कान के अंदर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल से इनका पेरिलिम्फ चेंज होता है। बीच में नहीं, इनका पेरिलिम्फ चेंज होता है। जैसे ही पेरिलिम्फ चेंज होगा, वो पेरिलिम्फ किससे अटैच होगा या किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीरियोसीलिया या हेयर सेल्स या स्टीरियो में एक सेंसेशन आएगी। वो सेंसेशन किस पे पहुंचेगी? क्रिस्टे एम्पुलेरिस। और क्रिस्टे एम्पुलेरिस के नीचे आपके पास क्या रहते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स। इधर आ जाओ यार, आना पड़ेगा आपको आज, ये वही बात। यार आप लोग पता है, ईमानदारी बताऊं कितने खराब हो यार। मतलब कोई आदमी आ रहा है उसको जगह नहीं दे सकते आप यार। वो बेचारे यहां पर आए, फिर आप वहां गए तो तीन चीजें, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे। फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों याद रखने। स्वोलन एंड था जिसको अपन एम्पुला कहा,
उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्शन रिज थी जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहा। इसके टिप पे हेयर सेल्स हैं जिनके टिप पर स्टीरियोसीलिया है, और इनका काम क्या है सेमी सर्कुलर कैनाल्स का? रोटेशनल एक्सेलरेशन जब होती है, रोटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है जब आप 180 डिग्री हेड को मूव कर रहे हो या रोलर कोस्टर में मूव कर रहे हो, रोटेशनल एक्सेलरेशन को हम एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी कहती थी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम या रोटेशनल एक्सेलरेशन की सूचना कौन रिसीव करेगा? क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पर जाएगी? सेरिबेलम। बॉडी का बैलेंस कौन मैनेज करता है? सेरिबेलम। कान बैलेंसिंग का इंफॉर्मेशन भेज रहा है ब्रेन तक, खुद बैलेंस नहीं कर रहा। कान में खुद बैलेंस के लिए क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग नहीं है, वो एक सेंसरी ऑर्गन है, केवल रोटेशनल एक्सेलरेशन या डायनामिक इक्विलिब्रियम की सूचना कहां तक भेज रहा है? ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो क्रिस्टा एम्पुलेरिस या सेमी सर्कुलर कैनाल्स किस में काम करेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में काम करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? यूट्रिकल और सैक्वल। यूट्रिकल और सैक्वल को कलेक्टिवली अपन किस नाम से जानते हैं? ओथोलिथ या ओथोलिथ ऑर्गन्स। दोनों की बनावट एक जैसी है। कैसी है? मतलब ये मैं यूट्रिकल बनाऊं या सैक्वल बनाऊं एक ही चीज है। इस पे भी एक प्रोजेक्शन रिज होती है। उस प्रोजेक्शन रिज को वहां पर, मतलब अगर सवाल आ जाए सेमी सर्कुलर कैनाल्स की प्रोजेक्शन रिज या प्लेटफॉर्म क्या कहलाएगा? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और आपके पास सवाल आ जाए यूट्रिकल या सैक्वल, इसका जो प्रोजेक्शन रिज है, इसका जो प्लेटफॉर्म है, वो क्या कहलाएगा? मैक्यूला। और एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैक्यूला ही क्या है आपके पास? सेंसरी स्ट्रक्चर। किसका? यूट्रिकल और सैक्वल का। अब सेंसरी स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पास भी पतले पतले कौन से सेल्स होंगे? हेयर सेल्स। ये इस प्लेटफॉर्म पे कौन से सेल्स है? हेयर सेल्स। और हेयर सेल्स के टिप पर आपको स्टीरियोसीलिया मिलेगा। अब ये जब आप काम करता है, आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सडनली ब्रेक मारते हो, झटका आता है। झटका आके जनरली आप गिरते नहीं हो, क्योंकि बॉडी क्या कर लेती है? उस वर्टिकल उस इक्विलिब्रियम को रोक लेती है। सिमिलरली आप अपने बेड पे लेटते हो, बेड से उठते हो, जब बेड पे लेटते हो तो ऐसे गिर जाते हो क्या? नहीं, आपका जो हेड का मूवमेंट है वो बेड की दिशा में आराम से घूमता है, खड़ा होता है। ये वर्टिकल मूवमेंट है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के साथ, या आपके पास कोई भी वर्टिकल मूवमेंट है जिसमें एक्सेलरेशन की दिशा में या उसके विपरीत, इन सब में कौन काम करता है? ये मैक्यूला, यूट्रिकल, सैक्वल। कैसे? सबसे पहले तो इनको नाम क्या दिया है? लिथ का मतलब आपको पता होगा, रॉक, लिथोस्फीयर। लिथ का मतलब रॉक, चट्टान, हार्ड। हां, तो अब लिथ क्यों है? क्योंकि यहां पर इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। इनको प्यास क्या मिलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। तो जब मैं हेड को नीचे मूव कर रहा हूं या सामने मूव कर रहा हूं, या मुझे सामने मूवमेंट उसके अगेंस्ट में मूवमेंट है, तो किस में चेंजेस आते हैं? अब आप देखो, अगर वही एक जार में पत्थर रखे हुए मैंने, उस जार को मैं ऐसे मूव करूंगा, ऐसे मूव करूंगा, तो पत्थर भी मूव करेंगे, वही वाला सिस्टम है। तो हेड का मूवमेंट अगर 360 डिग्री हेड मूव कर रहा है या 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो कौन काम करेंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल्स रोटेशनल में। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट है, ग्रेविटी या स्पीड के अगेंस्ट या स्पीड उसके साथ में, तो कौन मूव करता है? कैल्शियम क्रिस्टल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मूव करेंगे, सिग्नल किसको मिलेगा? स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया से कहां पहुंचेगा? हेयर सेल्स। और मैक्यूला में आपके पास क्या होंगे? न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन कहां पर लेकर जाएंगे? सेरिबेलम की तरफ। तो काम की चीज, क्योंकि सारे टर्म्स एनसीईआरटी में, यूट्रिकल या सैक्वल का सेंसरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मैक्यूला। ठीक है। ओथोलिथ का मतलब आपसे सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स किस में मिलेंगे? यूट्रिकल और सैक्वल में मिलेंगे। और
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में या वर्टिकल एक्सेलरेशन में कौन काम करेगा? यूट्रिकल और सैक्वल काम करेगा। क्रिस्टे एम्पुलेरिस सेमी सर्कुलर कैनाल्स के सेंसरी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्रिस्टे एम्पुलेरिस। और उसका काम किस में होगा? डायनामिक या रोटेशनल एक्सेलरेशन में। अब अपन ने कहा था कि कान का मेजर काम हियरिंग होता है, मतलब बैलेंसिंग की सूचना देना है, सेकेंडरी काम सुनने का है। क्यों? बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कितने रिसेप्टर्स हैं? 5। हर सेमी सर्कुलर कैनाल में एक क्रिस्टे एम्पुलेरिस, तो क्रिस्टे एम्पुलेरिस कितने हो गए? 3। एक यूट्रिकल में मैक्यूला, एक सैक्वल में मैक्यूला, तो 5 सेंसरी स्ट्रक्चर्स के किसकी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए है? बैलेंसिंग। हियरिंग की इंफॉर्मेशन भेजने के लिए केवल एक ही होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आपको क्या मिलेंगे? 3 क्रिस्टे एम्पुलेरिस, और ओथोलिथ ऑर्गन्स मिलाकर कितने मिलेंगे? 2 मैक्यूला। तो 5 सेंसरी स्ट्रक्चर्स आपको किससे संबंधित मिल रहे हैं? बैलेंसिंग से। और एक सेंसरी स्ट्रक्चर किससे संबंधित मिलेगा? हियरिंग से मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे वेस्टिबुलर अपैरेटस, और वेस्टिबुलर अपैरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। पहला वेस्टिबुलर अपैरेटस, उसमें हम पहले देख रहे हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। वेस्टिबुलर अपैरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स लिखेंगे। दे आर प्रेजेंट या दे आर लोकेटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये these semi circular canals are situated or located at right angles to each other या perpendicular to each other. Are located perpendicular या are located at right angles to each other. Located at right angles to each other. फिर next point. The swollen end of the semicircular canal, the swollen end of semicircular canal is called ampullaris. हाय हाय, इधर आ जाओ चिराग जी, इधर जगह। प्रॉब्लम 11 बजे के बाद आएगी। अच्छा, पहले पीरियड के लिए क्या? आज क्या प्रशांत जी नींद खुल गई, जल्दी आ गए आज। The swollen end of semicircular canal is called ampulla, and it contains a projection ridge. Projection ridge का मतलब कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है। And it contains a projection ridge called cristae ampullaris. And it contains a projection ridge called cristae ampullaris. नहीं, छोटे हैं ना, नहीं, उन तीनों का क्षेत्रफल अच्छा खासा है। नहीं है यार, अब आगे जगह वगैरह नहीं है, रुको। एक तो इनको सबको बैग से इतना प्यार है, बैग
आप एक काम करो, आप इधर आओ। सॉरी, धन्यवाद। है, मैंने कहा था जगह दिल में होनी चाहिए, बेंच पे बन जाती है। और आप बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाते हो। लिखेंगे क्या यार, इतनी देर से क्या लिखा है यार। एंड इट कंटेन्स अ प्रोजेक्शन रिज कॉल्ड क्रिस्टे एम्पुलेरिस, और क्रिस्टे एम्पुलेरिस के ब्रैकेट में लिख लेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे है ना, दूसरे मॉड्यूल्स में ये भी लिखा होता है कि इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसीलिया के ऊपर एक जेलेटिन का कवर होता है, उसको कहते हैं क्यूपुला। लेकिन वो स्ट्रक्चरल है, कहीं पर नहीं दे रखा, इसलिए हम क्यूपुला के बारे में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। दिस क्रिस्टे एम्पुलेरिस हैज हेयर सेल्स एंड स्टीरियोसीलिया। दिस क्रिस्टे एम्पुलेरिस contains hair cells and stereocilia. And stereocilia, याद रखना, स्टीरियोसीलिया सेंसरी स्ट्रक्चर है, रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। और फंक्शन लिख लेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। कहां से, हाँ, दिस क्रिस्टे एम्पुलेरिस कंटेन्स हेयर सेल्स एंड स्टीरियोसीलिया। हाँ, उसमें जब हेड घूम रहा है, जब पेरीलिम्फ, हाँ बॉडी मतलब देखो जनरली ये हेड के मूवमेंट्स हैं यार, जनरली इनका काम हेड के मूवमेंट से रिलेटेड है। बॉडी का मूवमेंट तो अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहे तो वो कान तक नहीं पहुंचता, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, हेड के मूवमेंट में, इसलिए वर्टिगो, मोशन सिकनेस, ये सारा जो हेड के मूवमेंट से संबंधित है वो कान पे दूर जाएगा। ठीक है, और फंक्शन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का लिख लेंगे सिंपल। फंक्शन आपके पास क्या हो गया, रोटेशनल एक्सेलरेशन या डायनामिक इक्विलिब्रियम। रोटेशनल एक्सेलरेशन या डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट ओथोलेथ ऑर्गन्स। क्या फंक्शन, रोटेशनल एक्सेलरेशन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास ओथोलेथ ऑर्गन्स। ओथोलेथ ऑर्गन्स, और इसमें हम दो पढ़ेंगे, यूट्रिकल एंड सैक्वल। ओथोलेथ ऑर्गन्स ब्रैकेट में यूट्रिकल एंड सैक्वल, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट। फिर नेक्स्ट लिखेंगे द सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रिकल एंड सैक्वल। The sensory structure of utricle and sacral is the macula. The sensory structure of utricle and sacral is the macula. This macula has hair cells and stereocilia. This macula has hair cells and stereocilia, which are in contact with
which are in contact with calcium carbonate crystals, which are in contact with calcium carbonate crystals, in contact with calcium carbonate crystals. और function of utricle and saccule, फंक्शन ऑफ यूट्रिकल और सैकुल क्या हो गया हमारे पास? लीनियर एक्सेलरेशन या जिसके कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लीनियर एक्सेलरेशन या ब्रैकेट में स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो अपन ने वेस्टिब्यूलर अपैरेटस की बात कर ली। अब अपने पास हियरिंग से संबंधित कौन सा स्ट्रक्चर होगा? कॉक्लिया। हाँ बना लो, ध्यान मतलब आसान रहेगा। मैक्यूला, हेयर सेल्स और ये डायनामिक इज रोटेशनल, मतलब बेसिकली कंटिन्यूअस। स्टैटिक वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ऊपर नीचे या आगे पीछे। इसके पहले वाला तो अपन ने बना ही रखा है ना, ये तो बना ही रखा था। ये बना कुछ नहीं है, फूला हुआ हिस्सा एम्पुला को देना है और वो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है ना उसके बेसिस पे डायग्राम बनाया मैंने। एग्जाम में आपके पास ये कोई डायग्राम नहीं आएंगे, एग्जाम में वही डायग्राम आते हैं जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के बाहर आज तक कोई डायग्राम कभी भी नहीं आया, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला हिस्सा ये बना लो तो ध्यान रहेगा मतलब आगे। और अभी तो और चेंज, अगर आपने 2023 के एनसीईआरटी देखी किसी ने? 2000 जो अब जो करंट जो, क्योंकि परसों मेरे पास कॉल आया था, जो अभी रीसेंट एनसीईआरटी आई है 2023 के एडिशन में, उसमें जो 12th का बोर्ड का सिलेबस नहीं है, 16 चैप्टर्स होते हैं 12th की एनसीईआरटी में, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 ही थे। एनवायरमेंटल इश्यूज हटा दिया था, स्ट्रैटेजीज 9, फिर गलत इंफॉर्मेशन नहीं। इकोलॉजी के 4 यूनिट होते हैं, 3 ही है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है, जो बता रहा हूं जो 2023 का एडिशन आया एनसीईआरटी का वो बता रहा हूं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम। हाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है, स्ट्रैटेजीज, एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन नहीं है, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और एक और नहीं दिया है। बट हाँ, पर मैं मतलब जो जो एनसीईआरटी का एडिशन आया उसमें जो चेंजेस आए वो बता रहा हूं, क्योंकि बोर्ड अगर जिसने पिछले साल 12 दिया था उनको मालूम होगा कि ये चैप्टर्स नहीं थे बोर्ड एग्जाम्स में आपके। हाँ, ये के लिए बोर्ड तो जो नई एनसीईआरटी ने बनाई है उसमें वो ये चैप्टर्स ही नहीं दिए। नहीं, अब मैं तो ये बता रहा हूँ, वही देखो, ज्यादा ही पढ़ा है तो नुकसान नहीं है, कम पढ़ा है तो नुकसान है। एनवायरमेंट इशू आप नहीं पढ़ के जाओगे और सवाल आ जाएगा तो दिक्कत है, पढ़ के जाओगे और नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉकलिया। कॉकलिया स्ट्रेट ट्यूब है कॉइल ट्यूब है? ले लूं आगे। कॉकलिया में कितने टर्न एनसीईआरटी देखती है? 2 टर्न है, 2.5 टर्न है, 2.25 टर्न है, 3 टर्न से 2.25, 2, 3, 4, 3 ट्यूब्स इन 1। या टर्न्स कितने हैं? 2, 2.25, 2, 3, 4। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के ऑलमोस्ट कितने टर्न्स होते हैं? 1, 3/4 या 2। और
एक न्यूक्लियोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे? शाबाश। न्यूक्लियोटाइड्स 400, बेस पेयर्स 200 बेस पेयर्स। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग में बीड्स क्या है और स्ट्रिंग क्या है? बीड्स न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग क्रोमैटिन, स्ट्रिंग क्रोमैटिन और बीड्स न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब एडिंग कॉक्लिया। ठीक है, तो चौथा चैप्टर फिर वही होगा, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और वो पता नहीं, मैं देखूंगा वो आज मेरे नई एनसीईआरटी का एडिशन आ जाएगा घर पे, तो फर्स्ट चैप्टर हटा दिया, स्ट्रैटेजीज वाला। हाँ हाँ। एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? कॉक्लिया की। अब वैसे देखो एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स है। एक तो सबसे पहले ये कॉक्लिया ऐसा कॉइल ट्यूब है। पहले जो हम पूरा इंटरनल ईयर देखते हैं तो उसमें आपको कॉक्लिया ऐसी ट्यूब दिखती है। अब इस कॉइल ट्यूब का स्ट्रक्चर समझना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी ने इसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। अब सीधा कर दिया तो आप देखो कैसे किया। मैंने कहा यहां पे आपके पास स्टेपीज है, तो स्टेपीज किस खिड़की के द्वारा इंटरनल में खुलती थी? ओवल विंडो। तो स्टेपीज है, यहां पर मैंने कह दिया ये हमारे पास एक ओवल विंडो है। तो अब ये ओवल विंडो के द्वारा किस में खुलेगी? इंटरनल ईयर में। और उस इंटरनल ईयर के कॉक्लिया को मैंने सीधा कर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो स्टेपीज थ्रू द ओवल विंडो एंटर्स द कॉक्लिया, इंटरनल ईयर का हिस्सा। अब एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी ने कहा दो मेम्ब्रेन्स। कॉक्लिया के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स है? दो मेम्ब्रेन्स। ये कौन सी है? राइजिनियर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन्स है, राइजिनियर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। कॉक्लिया को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? तीन हिस्सों में। राइजिनियर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया को तीन हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है स्कैला वेस्टिब्यूलाई, बीच वाला हिस्सा स्कैला मीडिया और नीचे वाला हिस्सा स्कैला टिम्पैनी। तो दो मेम्ब्रेन्स थी, कौन कौन सी? राइजिनियर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स ने कॉक्लिया को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? तीन हिस्सों में। स्कैला वेस्टिब्यूलाई, स्कैला मीडिया, स्कैला टिम्पैनी। स्कैला मीडिया अलग से है अंदर। इसका मतलब स्कैला वेस्टिब्यूलाई और स्कैला टिम्पैनी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है हेलिकोट्रेमा के द्वारा। हेलिकोट्रेमा अभी करंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में यह टर्म दे रखा था। तो स्कैला वेस्टिब्यूलाई और स्कैला टिम्पैनी हेलिकोट्रेमा के थ्रू कनेक्टेड है। अब क्या एक और चीज, ये स्कैला वेस्टिब्यूलाई और स्कैला टिम्पैनी में जो फ्लूइड फ्लो करता है वो होता है पेरिलिम्फ, और स्कैला मीडिया में जो फ्लूइड फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है अंदर है वो, तो वो एंडोलिम्फ। स्कैला वेस्टिब्यूलाई स्कैला टिम्पैनी में क्या फ्लो कर रहा है? पेरिलिम्फ। और स्कैला मीडिया अंदर वाला हिस्सा है, उसमें क्या फ्लो करेगा? एंडोलिम्फ। वो अपन ने डायग्राम में भी बताया था मैंने, ये अंदर वाला हिस्सा एंडोलिम्फ, बाहर वाला हिस्सा पेरिलिम्फ। तो टिम्पैनी वेस्टिब्यूलाई में पेरिलिम्फ है, स्कैला मीडिया में एंडोलिम्फ है। अब ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर आपको मिलेंगे हेयर सेल्स। इन बेसिलर मेम्ब्रेन पर आपको क्या मिलेंगे? हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के टिप पे अगेन स्टीरियोसीलिया और उनके ऊपर एक डेलिकेट
एक डेलिकेट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मिलती है। क्या क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन के सरफेस पर हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स के ऊपर हमको पता हमेशा क्या मिलते हैं? स्टीरियोसीलिया, और इनके ऊपर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन मिलती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हेयर सेल, स्टीरियोसीलिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और आप समझ गए होंगे इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बेस पर आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे। तो अब ये पूरा एनसीईआरटी में एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कह रखा है, बट वो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग नहीं है, पाथवे ऑफ हियरिंग है कि कानों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो अब एक बार सीक्वेंस देखो, यहां पर कान होगा, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर से इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी? टिम्पैनम, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर, टिम्पैनम वाइब्रेट करेगी, टिम्पैनम वाइब्रेट करेगी, वो वाइब्रेशंस मेलियस, इनकस और स्टेपीज उसके वॉल्यूम को बढ़ाकर, वाइब्रेशन को बढ़ाकर, एफिशिएंसी बढ़ाकर कहां पर भेजेंगे? स्टेपीज, ओवल विंडो के द्वारा स्कैला वेस्टिबुलाई। अब ये साउंड वेव्स स्कैला वेस्टिबुलाई से होते हुए, पेरीलिम्फ से होते हुए कहां पहुंचेगी? स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया पे पहुंचेगी एंडोलिम्फ पे, और उसके कारण कौन वाइब्रेट करेगा? बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन को टोनोट्रोफिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो इंपल्स आ रही है वो मैकेनिकल है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन मतलब ये मैकेनिकल मूवमेंट है। इस मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल या न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? बेसिलर। सवाल आ जाए साउंड की इंटेंसिटी कम है, ज्यादा है, उसके बेसिस पर बेसिलर मेम्ब्रेन कम वाइब्रेट करेगी या धीरे वाइब्रेट करेगी, और वो वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट करेगी? सिग्नल्स में। वो काम किसका है? बेसिलर मेम्ब्रेन। सिग्नल्स किस में पहुंचेंगे? हेयर सेल्स, हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उस पर प्रेस होगी, जैसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस होगी, न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ब्रेन के किस हिस्से पर? सेरिब्रम के कौन से लोब पर? टेम्पोरल लोब पर पहुंचती है। क्या क्या स्ट्रक्चर? दो मेम्ब्रेन्स थी, दो मेम्ब्रेन्स ने कॉक्लिया को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर वाला वेस्टिबुलाई, बीच वाला मीडिया, नीचे वाला टिम्पैनी। ये दोनों जुड़े हुए हैं हेलिकोट्रेमा से, जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में क्या फ्लो करेगा? पेरीलिम्फ, अंदर क्या फ्लो करेगा? स्कैलम, एंडोलिम्फ। बेसिलर मेम्ब्रेन के सरफेस पर हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया, जिसके ऊपर एक पतली सी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। मैकेनिज्म पाथवे ऑफ हियरिंग में स्टेपीज, स्टेपीज से ओवल विंडो, ओवल विंडो से वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई से मीडिया, वाइब्रेशंस इन बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। बना लो, फिर लिख लेते हैं। ये राउंड विंडो का काम क्या होता है? प्रेशर रिलीज करना।
हाँ, ये ओवल विंडो है, इसके नीचे राउंड विंडो होती है। अब सुनना, मतलब अब एग्जैक्ट साउंड है, साउंड की वेव्स यहां से आ रही है। अब जब ये साउंड वेव्स है ना, तो ये सिर्फ साउंड वेव्स नहीं है, साउंड वेव्स एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ भी आ रही है। साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स और प्लस प्रेशर, साउंड वेव्स प्रेशर के साथ आ रही हैं। अब साउंड वेव्स का जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन तो आपके पास यहां पर जाएगा, लेकिन जो ज्यादा प्रेशर था, वो प्रेशर वेस्टिब्युलाई से होते हुए, हेलिकोट्रेमा से होते हुए टिम्पैनी में पहुंचेगा और राउंड विंडो से रिलीज हो जाएगा। जो आप इमेजिन करो, एक दरवाजा, एक हॉल है, बंद था, तो उसमें वैक्यूम क्रिएटेड था, उसके दो दरवाजे थे, तो एक दरवाजा आप खोलते हो, दूसरा धचका देता है। एक ओवल विंडो, एक राउंड विंडो है, तो जो प्रेशर रिलीज होता है वो कहां से होता है? इस राउंड विंडो से। तो ये मूव करके और रिलीज हो जाता है यहां से। लिखे? ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या? ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हेयर सेल, स्टीरियोसीलिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये लिखा रहा हूं अभी मैं। अब लिखते हैं पॉइंट्स। अच्छा, ये सर ये पूरा एंगल ही में रहेगा, क्या? स्कैला मीडिया के अंदर जो मतलब सेल्स और प्लस सीलिया। सीलिया लिखे अब तो पॉइंट्स। मेरे को नहीं मालूम, आपके पास प्लानर मिला हुआ है ना? वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ लिखेंगे। कॉक्लिया में राइजिनियर, टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड राइजिनियर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन्स। किसमें? कॉक्लिया में लिख रहे हैं, पहला पॉइंट। राइजिनियर, ये राइजिनियर है, नीचे वाली बेसिलर है। राइजिनियर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन divides the cochlea into three parts. Rhizinier and basilar membrane divides the cochlea into three parts. Upper scala vestibuli, तीन पार्ट्स कौन कौन से? अपर स्कैला वेस्टिब्यूलाई, मिडिल स्कैला मीडिया, राइजिनियर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन divides the cochlea into three parts.
upper scala vestibuli, middle scala media, and lower scala tympani. Upper scala vestibuli, middle scala media, and lower scala tympani. Next, scala vestibuli and scala tympani are connected through helicotrema. Scala vestibuli and scala tympani are connected through helicotrema. Vestibuli and scala tympani are connected through helicotrema. Next point. Perilymph flows within scala vestibuli and scala tympani. Perilymph flows within scala vestibuli and scala tympani. Perilymph flows within scala vestibuli and scala tympani. Whereas endolymph flows within scala media. Whereas endolymph flows within scala media. Next point. On the basilar membrane, a row of hair cells are present. A row of hair cells are present having stereocilia. Row of hair cells are present having stereocilia. And on the top, a delicate tectorial membrane is present. And on the top, a delicate tectorial membrane is present. Delicate, NCERT में delicate ही लिखा हुआ है. A delicate tectorial membrane is present. किसका मतलब? सॉफ्ट होना जरूरी है ना, क्योंकि ये मतलब जितना वो सॉफ्ट होगा, जितना सॉफ्ट का मतलब ये है कि उसका जो सेंसरी एफिशिएंसी है वो बढ़िया है, इसलिए. This structure is collectively called the organ of Corti. This structure is collectively called the organ of Corti. And is the main organ for hearing. And is the main organ for hearing. And is the main organ for hearing. ठीक है, फिर आपके पास मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो एनसीईआरटी में दे रखा है.
ठीक है, अब वो पूरा जो आपके पास सिस्टम है उसको आप फ्लो चार्ट से ध्यान रखना। एक्सटर्नल ईयर से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? टिम्पैनम। टिम्पैनम यानी ईयर ड्रम वाला हिस्सा है, इसमें वाइब्रेशन चालू होगा, फिर वो ईयर ऑसिकल्स में पहुंचेगी। सीक्वेंस क्या होगा? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और ईयर ऑसिकल्स क्या करेंगे? तो साउंड की एफिशिएंसी को बढ़ा देने में कौन काम करेगा? ईयर ऑसिकल्स। फिर किस विंडो के द्वारा? ओवल विंडो से होता हुआ वो स्कैला वेस्टिबुलाई पहुंचेगा, वेस्टिबुलाई पेरिलिम्फ से होता हुआ स्कैला मीडिया एंडोलिम्फ, फिर किस पे पहुंचेगा? बेसिलर मेम्ब्रेन को मैंने नाम दे दिया टोनोट्रोपिक मेम्ब्रेन। टोनोट्रोपिक मेम्ब्रेन है मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और उसको किस में कन्वर्ट करना? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो किसका काम होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन का। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई से एक एफरेंट न्यूरॉन, और नर्व कौन सी निकलेगी? ऑडिटरी का एक ब्रांच होती है कॉक्लियर नर्व, और वो कहां पर लेकर जाएगी? ब्रेन तक। हाँ, क्या क्या? हाँ करते हैं ना, तो विस्कोसिटी थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। मतलब जो इंटेंसिटी हल्का तो धीमी होती है साउंड, ऑब्वियस सी बात है। हाँ हाँ, क्लोनल सिलेक्शन। आपके पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 फीचर्स होते हैं। मतलब पहला फीचर तो ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक होने के बाद उसमें मेमोरी होती है, उसको याद रखता है कि उसका प्रीवियस एनकाउंटर एंटीजन के साथ कैसा था। तीसरा होता है कि उसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपने और पराये को पहचानने की एबिलिटी होती है। और चौथा होता है डाइवर्सिटी, मतलब लाखों तरह के एंटीजेंस जो आपके बॉडी में आते हैं, सिस्टम उसके विरुद्ध लाखों तरह के एंटीबॉडीज बना सकता है। इसका मतलब आपके शरीर में ऐसे जेनेटिकली डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स है जिनके सरफेस पर जेनेटिकली डिफरेंट एंटीबॉडीज है। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ए से लेकर जेड तक की एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर है। अब आपके शरीर में सी एंटीजन आया, मतलब मैंने कहा कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में आया विच इज अ टाइप सी एंटीजन। अब जब वो बैक्टीरिया सी एंटीजन आपके शरीर के अंदर आया, तो वो सी एंटीजन से लड़ने के लिए सारे तरह के बी लिम्फोसाइट चाहिए या वो बी लिम्फोसाइट चाहिए जिनमें सी एंटीबॉडी हो? तो वो सी एंटीबॉडी वाले बी लिम्फोसाइट्स अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो केवल किसकी संख्या बढ़ रही है? सी वाले की। क्लोनल सिलेक्शन। आपके पास हजारों तरह के बी लिम्फोसाइट्स हैं
जिसमें हजारों डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हैं, लेकिन जिस तरह का एंटीजन आएगा उसी तरह की एंटीबॉडीज वाले बी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे। क्लोनल सिलेक्शन। फिर वो किसमें डिफरेंशिएट होते हैं? बी प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और बी प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होने के बाद अपने एंटीबॉडीज को ब्लड में फेंक देते हैं, और एंटीबॉडीज ब्लड में फ्लो करते हुए इम्यूनिटी प्रदान करती है, इसलिए ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब इन ब्लड, तो वो क्लोनल सिलेक्शन है। ठीक है, हो गया मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वाला सिस्टम। हेडिंग डाल देंगे अब नेक्स्ट, आईज, ईयर, कान खत्म। टाइम नहीं यार, 1 घंटा मतलब, हाँ काफी हो जाएगा। कल नया चैप्टर चालू कर देंगे अपन, मतलब कल आखिरी चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पहली बार जीवन में कुछ सही बना है। यार पहली बार नेत्र नेत्र लग रहे हैं, और अब पहली बार मुझे लगा कि ये जो मैं बनाना जा रहा था वही बना है। वो क्या, आपको ऐसे ग्रेट आर्ट की आदत लग चुकी है मेरे से, तो थोड़ा ठीक बन जाए तो आपको ऐसे भयभीत हो जाते हो आप लोग। अच्छा, अब एक सेकेंड। अब अपन आईज में बेसिकली आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आई बॉल में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। आई बॉल के में हमारे पास 3 लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, उसे कहते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, वो कहलाती है फाइब्रस ट्यूनिक। हां, फाइब्रस ट्यूनिक का पीछे वाला हिस्सा जो आप देख नहीं सकते, मतलब क्योंकि वो तभी देख सकते हो जब आप कैसे आई बॉल निकाल दी जाए। अभी आपको आई का कितना, 1/4 हिस्सा दिख रहा है। ये आई बॉल का जो पीछे वाला हिस्सा है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। भाई एनसीआर, पुरानी एनसीईआरटी में फाइब्रस ट्यूनिक नाम था, बट नई एनसीईआरटी ने इसको क्या कह दिया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर का पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। और आगे वाला जो आपको आंखों का सफेद पार्ट दिख रहा है, आगे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, वो कौन सा है? कॉर्निया। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? फाइब्रस ट्यूनिक।
फाइब्रस ट्यूनिक किससे बनी हुई है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। इसका पीछे वाला हिस्सा जो आपको नहीं दिख रहा है वो स्क्लेरा है, और आगे जो आपको आंखों का सफेद हिस्सा दिख रहा है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन करेगा और आई बॉल को शेप प्रदान करेगा, और इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, और क्योंकि इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए कॉर्निया को आप आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हो, रिजेक्शन के चांसेस जीरो है। फाइब्रस ट्यूनिक के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है वैस्कुलर ट्यूनिक, मिडिल लेयर। बीच वाली लेयर कौन सी है? वैस्कुलर ट्यूनिक। बीच वाली लेयर जो वैस्कुलर ट्यूनिक है उसका भी पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा तो क्या कहलाता है? कोरोइड। और वैस्कुलर का मतलब है इसमें ब्लड सप्लाई है। तो आप लोग जाने जब फोटो खींचते हो डिजिटल कैमरा से तो वो आंखों में लाल लाल जो आता है, रेड आई, वो बेसिकली ब्लड वेसल्स का ही रिफ्लेक्शन है। तो जो आपको रेड आई दिखती है कैमरास में वो ब्लड वेसल्स का रिफ्लेक्शन ही है जिसको दिखता है, और ब्लड वेसल्स आपको किस में मिलेंगे? कोरोइड में। इसलिए इसका नाम भी क्या है? वैस्कुलर ट्यूनिक, रिच इन ब्लड सप्लाई। ये कोरोइड आगे की ओर देखो मोटी हो गई, और कोरोइड का आगे का हिस्सा जो थिक या मोटा होता जाता है उसे कहते हैं सीलियरी बॉडी। ठीक है, वापस देख लो। सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा कौन सा था? फाइब्रस ट्यूनिक। आउटर मोस्ट हिस्सा फाइब्रस ट्यूनिक है जो किससे बना हुआ है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कनेक्टिव टिश्यू है बाहर हमेशा। पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉर्निया, जिस जो आपको आंखों का सफेद हिस्सा है। प्रोटेक्शन का काम हो गया, शेप मेंटेन करना काम हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं है, आसानी से ट्रांसप्लांट हो सकता है। फिर मिडिल लेयर कौन सी है? वैस्कुलर ट्यूनिक। इसमें ब्लड सप्लाई मिलेगी। इसका पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कोरोइड। आगे हिस्सा मोटा होता जाएगा जिसे क्या कहेंगे? सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी बॉडी लिगामेंट के द्वारा, ये सीलियरी बॉडी से देखो, सीलियरी बॉडी से लिगामेंट निकलेगा जो किसको अपनी पोजीशन में रखता है? लेंस। तो लेंस को उसकी पोजीशन में बनाए रखने में सीलियरी बॉडी काम करती है। सीलियरी बॉडी का लिगामेंट है जो लेंस को अपनी पोजीशन में रख रहा है। फिर आगे की तरफ जो आपको आंखों का कलर्ड हिस्सा दिखता है, प्यूपिल कलर्ड हिस्सा है, आइरिस। क्या कर रहे हो यार? जो कलर्ड पार्ट होता है वो हमारे पास है आइरिस, और इसमें मिलेनिन होता है। अब जितना ज्यादा मिलेनिन है उतनी आंखें काली हैं। मिलेनिन कम कर दो तो फिर वो ग्रेइश ब्राउन, मिलेनिन थोड़ा कम करो ब्राउन, थोड़ा और कम करो ग्रे, और कम कर दो ब्लू। तो मिलेनिन का मात्रा है वो डिसाइड करता है आई का रंग कैसा है। जितना ज्यादा मिलेनिन है उतना गहरा रंग काला, हल्का कम कर दो ब्राउनिश, और हल्का कम कर दो ग्रेइश, और हल्का कम कर दो ब्लूइश। तो ये जो कलर वेरिएशन है वो किसके कारण आते हैं? मिलेनिन के कारण। कलर, हाँ तो वो तो देखो अब कौन से, देखो अब उसमें जो मेलेनिन का मात्रा है ना, तो मेलेनिन की मात्रा तो जेनेटिकली कंट्रोल होती है ना भाई। मेलेनिन इज योर स्किन पिगमेंट, तो स्किन कलर अगर जेनेटिकली कंट्रोल होता है तो मेलेनिन की मात्रा तो बिल्कुल कंट्रोल होगी ना जेनेटिकली। अब कलर्ड पोर्शन हो गया आइरिस, और आइरिस के बीच में सेंट्रल पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करती है, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम आइरिस की मसल्स करती हैं, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, ये आपके पास। और इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको हम नर्वस ट्यूनिक कहते हैं, यानी बेसिकली उसमें न्यूरॉन्स मिलेंगे, और वो इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? रेटिना। रेटिना का स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखेगा, अभी हम आगे देखेंगे। रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड सो ऑन। तो इतना तो बना लो। हम्म,
ये देखो, ये जो मैंने डिप्रेशन बनाया ना, ये फोबिया है। तो जेनेटिकली है ना, ब्लूप्रिंट सबका अलग अलग होगा ना। जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो फिर सबका अलग अलग होगा। लिखे? इसमें तो एसिड डाल देते हैं उसमें। और बाकी क्या मजे है? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? वो तो चेंज पहले सेकंड ही होता था, उधर फर्स्ट होता था। वो तो टाइम टेबल जब चेंज हो जाता है तो क्या करें। हाँ, ये भी डिबेट है कि जब तक बच्चे में कलर विजन कब आता है, क्योंकि व्हेन इज बॉर्न तो उसके कॉन्स नहीं होते। अगेन ये डिबेटेबल चीज़ है, यही तो रिसर्च की किस एज पर आते उसको कलर्ड विजन दिखने लगता है। तो बता भी, वही तो कह रहा हूँ जब भी तो। अगेन हाँ, मतलब इस पर है, थ्योरीज हैं काफ़ी सारी, लेकिन अगेन एब्सोल्यूट नहीं है किसी को भी। सर वो आंखें किसी है ना, ऐसे आदमी के लगाते हैं जो है ना, बोल सकते हैं। उसकी खुद की नहीं होंगी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। हाँ, लिखा ही तो रहा हूं। फिर से आपने आज जबरदस्त काम किया, कैंगरू रेड वाला था, दिल खुश किया आपने आज।
वो एलन रूल ही बता दो ना ऐसे। एक मिनट, हाँ। सर एलन रूल में ये है सर, जो पोलर एरियाज होता है ना, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके सर लिम्स और ईयर्स जो है ना छोटे होते हैं, ताकि उनका जो सरफेस एरिया है ना वो कम रहेगा उनके वॉल्यूम के हिसाब से, ताकि हीट लॉस ना हो। और एक्वेटिक मैमल सील में क्या अडेप्टेशन होता है? एक्वेटिक मैमल सील में सर वो एक फैट लेयर होती है स्किन के नीचे, वो सर उसको इंसुलेशन में काम करती है ताकि हीट लॉस ना हो। जबरदस्त, बेहतरीन। इकोलॉजी तैयार है, 10 सवाल तैयार है नीट में आपके, कम से कम। और एक और एनवायरमेंटल इश्यू से पूछ लूं? एलियन स्पीशीज के उदाहरण, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस में एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज के उदाहरण। आइकॉर्निया। नाम? क्लेरिस, लैंटेना का हमारा स्पेनिश फ्लैग, पार्थेनियम और नाइल पर। गुड। और किसको खत्म कर दिया उन्होंने? चिकलिड फिशेस। उधर वाले मैं लिखवा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। The eyeball is composed of 3 layers. The eyeball is composed of 3 layers. पहला, fibrous tunic. इसमें लिख लेंगे, it is the outermost layer. It is the outermost layer composed of dense connective tissues. It is the outermost layer composed of a dense connective tissue composed of dense connective tissue. The posterior part is called sclera. The posterior part is called sclera. And the anterior part is called cornea. Posterior part is called sclera and the anterior part is called cornea. Cornea के ब्रैकेट में white of eye, white part of eye, मतलब white of eye. फिर फंक्शन, आउटरमोस्ट इनका फंक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट, rigidity and maintains the shape of eyeball. Provides support, comma, rigidity and shape, maintains the shape of eyeball. Maintains the shape of eyeball. और एक नोट लिख लेंगे यहां पे, since cornea has no blood supply, it can easily be transplanted. Since cornea has no blood supply, it can easily be transplanted.
दिमाग थकता है। सेकेंड, वैस्कुलर ट्यूनिक। स्ट्रेन वो दूसरी चीजें, जब वो न्यूरॉन्स है ना, जो न्यूरॉन्स का सिग्नलिंग प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है या स्लो हो सकता है। हाँ, वैस्कुलर ट्यूनिक, इट इज द मिडिल लेयर, it is the middle layer rich in blood supply. It is the middle layer rich in blood supply. Rich in blood supply and contains choroid, ciliary body and iris. And contains choroid, ciliary body and iris. Next, the posterior part is choroid. The posterior part is choroid, which becomes thick towards the anterior side, which becomes thick towards the anterior side, and is called ciliary body. Which becomes thick towards the anterior side and is called ciliary body. The ciliary body maintains the shape of lens through ligament. The ciliary body maintains the shape of lens through the ligament. Shape of lens, हाँ पोजीशन भी हम देखेंगे. Maintains the shape and position of lens through the ligament. क्योंकि दूर की चीजें देखना, पास की चीजें देखना, उसमें लेंस का शेप चेंज होगा तो वो सिलियरी बॉडी करेगा. शेप एंड पोजीशन ऑफ लेंस थ्रू लिगामेंट. Next point, the colored part of the eye is the iris. Colored part of the eye is the iris, and its central aperture is called pupil. And its central aperture is called pupil. Aperture, TURE. APER सही था, आगे बता रहा था. TURE वहां तो सही लिखा था अपन ने. Central aperture is called the pupil. और ब्रैकेट में pupil is the point through which light enters. Pupil is the point through which light enters. और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने में कौन काम करता है? आइरिस की मसल्स. अब एक चीज याद रखना, जनरली नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसमें मसल्स पढ़ते हैं. ज्यादातर सारी की सारी मसल्स जो है वो मीसोडर्म से डिराइव होती हैं. केवल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आंखों में तो आइरिस की मसल्स इकलौती ऐसी मसल्स हैं जो किससे डिराइव होती हैं? एक्टोडर्म. तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल the constriction and dilation of pupil
is regulated by the iris muscles. Is regulated by the iris muscles. ब्रैकेट में लिख लेंगे डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म. अब देखो, आइरिस में दो तरह की मसल्स होती है, सर्कुलर और रेडियल. आपको रखना है सीसीसी. सीसीसी का मतलब यह है कि सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्यूपिल क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट. सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट. और इस फिर तो आसान हो गया. रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपिल क्या करेगी? डायलेट. अब मुझे बताओ, रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसका काम होता है प्यूपिल को डायलेट करना. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो कम लाइट आएगी या ज्यादा लाइट आएगी? और प्यूपिल अगर डायलेट करेगी तो बना. आई तो चैप्टर तो बाकी है यार. अभी तो रेटिना मेन काम. हाँ, नहीं ना, प्यूपिल रिलैक्स डायलेट होगा मतलब रेडियल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है. ये रेडियल मसल होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये पीछे मूव करती है तो प्यूपिल फैल जाती है. ये ऐसे अंदर नहीं जा रही है, बाहर आ रही है. नॉर्मल नहीं वहां, मतलब नॉर्मल तो साइज है प्यूपिल की. अब आप लाइट की तरफ देखते हो तो फिर वो कौन सी करेगी? अंधेरे में जाएगी तो डायलेट करेगी, फैलेगी. ठीक है, फिर आखिरी में अपने पास तीसरी आखिरी लेयर, नर्वस ट्यूनिक. नर्वस ट्यूनिक nervous, it is the innermost layer. It is the innermost layer and is also called retina.
the innermost layer and is also called the retina. अब देखो इसकी बनावट कैसी है, हमने इस डायग्राम में तो हम देख नहीं पाए, ये रेटिना इनरमोस्ट लेयर है। अब ये रेटिना का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, कैसे होगा, मतलब मैंने ले लिया इनरमोस्ट लेयर रेटिना है, ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया, ये इनरमोस्ट लेयर रेटिना है, मतलब आप वो ठीक है ना, तो आपके पास ये इनर मोस्ट लेयर मैंने रेटिना ले ली है। अब रेटिना को मैंने थिक क्यों बनाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर की सेल्स हैं। सबसे पहले इनके अंदर जो पहली लेयर की सेल्स होती है, ये वाली, इन सेल्स को, या इन यहां पे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। मतलब अगेन नॉर्मल न्यूरॉन्स है, नॉर्मल न्यूरॉन से, लेकिन वो सीएनएस के बाहर है, गैंग्लियोनिक सेल्स कह दिए। फिर गैंग्लियोनिक सेल्स के अंदर की तरफ, गैंग्लियोनिक सेल्स के अंदर की तरफ कौन से न्यूरॉन्स होंगे रेटिना में अपने पास, बायपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक ही एक्सन और एक ही डेंड्राइट होता है। और बायपोलर सेल्स के अंदर की तरफ यहां पर आपको क्या मिलेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबसे लास्ट में भी एक लेयर होती है, बट ठीक है, वो याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ रहा, वो पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कैसे। पहली चीज आपको याद नहीं है, जब आप रेटिना को अंदर से बाहर देख रहे हो, तो रेटिना में अंदर से बाहर देख रहे हो, तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद कौन सी है, बायपोलर न्यूरॉन्स। बायपोलर न्यूरॉन्स के बाद कौन सी है, फोटो रिसेप्टर। फिर कौन सी है, पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब सवाल दो तरह के बन सकते हैं। अगर आपके पास सवाल आए कि लाइट एंटर कर रही है, और सवाल सिर्फ इतना है कि अगर लाइट को किससे एंटर होगी, प्यूपिल से। लाइट को अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचना है तो उसको क्या क्या बाईपास करना होगा। तो लाइट एंटर करेगी, सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद पहुंचेगी बायपोलर न्यूरॉन्स। बायपोलर न्यूरॉन्स के बाद पहुंचेगी फोटो रिसेप्टर सेल्स। इन फोटो रिसेप्टर सेल्स पर क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो अगर सवाल आ जाए कि रेटिना में अंदर से बाहर की लेयर कौन सी है, या लाइट का डायरेक्शन क्या है, तो गैंग्लियोनिक सेल्स, बायपोलर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। लेकिन एनसीईआरटी में अब दो चीजें दे रखी है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन, या सिग्नल कैसे मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में लाइट मूव करती है उस डायरेक्शन में सिग्नल मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब लाइट आई सबसे पहले किसके पास आई, गैंग्लियोनिक सेल्स। उसको कुछ समझ ही नहीं आया, उसने कहा पता नहीं क्या है, आगे भेजो। गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद कहां गई लाइट, बायपोलर सेल्स। बायपोलर न्यूरॉन समझ नहीं आया, पता नहीं क्या भेजा है, आगे भेजो। किसको मालूम चला लाइट आई है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब वो डिपेंड करता है, ब्राइट लाइट है, डे लाइट विजन है, तो हम देखेंगे कौन से एक्टिवेट होंगे। और डिम लाइट है, कम लाइट है, अंधेरा है, तो रॉड्स, वो अपन देखेंगे कैसे काम करेगा। बट रॉड्स एंड कोन्स को मालूम चला कि भाई लाइट आई है, अब मुझे क्या करना है, एक्टिवेट, मुझे इंपल्स जनरेट करनी है। तो इंपल्स का डायरेक्शन क्या हुआ, रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट हुए। अब इंपल्स का मूवमेंट कैसे होगा, बाय फोटो रिसेप्टर सेल से बायपोलर। फोटो बोलेगा रॉड एंड कोन, तुमने जिसको जाने दिया था ना वो लाइट है, अब मैं सिग्नल भेज रहा हूं। तो सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स का सिग्नल फोटो रिसेप्टर सेल से बायपोलर, बायपोलर से गैंग्लियोनिक। अब ये 2D में बना है, बाकी ये गैंग्लियोनिक सेल्स किससे जुड़े होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। और ये ऑप्टिक नर्व्स फिर सिग्नल ब्रेन तक लेके जाती है। तो सवाल आ जाए, डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बायपोलर न्यूरॉन्स, गैंग्लियोनिक सेल्स, ऑप्टिक नर्व्स। डायरेक्शन ऑफ लाइट, गैंग्लियोनिक, बायपोलर, फोटो रिसेप्टर। ये याद रखना, बना लो फिर हम लिख लेंगे। कुछ नहीं, मेलानिन है इसमें,
रिफ्लेक्शन को लॉस लॉस की ज्यादा लाइट नुकसान नहीं हो, सारा फोटो रिसेप्टर सेल्स तक ही मिले, तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है रॉड्स एंड कोन्स। ब्लड वेसल्स, ये नहीं कोरोइड, वो ब्लड वेसल्स। रेड कलर तो वो ब्लड वेसल्स के रिफ्लेक्शन से। अपनी क्लास 11 बजे तक है? इतना अत्याचार क्या करें अब? मैं बताऊंगा, लिखाऊंगा अभी, इम्पल्स उल्टी जाएगी। बन गया? अब बन गया होगा। अब आगे ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर। हाँ, पीछे लूं?
ठीक है, तो रेटिना का स्ट्रक्चर हमारे पास, रेटिना के स्ट्रक्चर में लाइट मतलब अंदर से बाहर हो या लाइट का डायरेक्शन, गैंग्लियोनिक सेल्स, उससे बाइपोलर न्यूरॉन्स, फिर फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट होंगे, नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो फोटो रिसेप्टर सेल से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियन, ऑप्टिक नर्व्स और ब्रेन। लेकिन ब्रैकेट में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना लिखा है। कैसे? आउटर मोस्ट हिस्सा कौन सा है आई बॉल का? बाहर से अंदर देखो तो सबसे अंदर कौन, सबसे बाहर कौन सा है? स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना अंदर। तो सबसे अंदर कौन सा? रेटिना के भी सबसे अंदर ये सबसे बाहर था, ये अंदर, ये उससे अंदर, तो सबसे अंदर कौन सा हुआ? तो आउटर मोस्ट लेयर आपने रेटिना क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा स्क्लेरा? जनरली कॉर्निया पूरा आंखों से करोगे क्या जो काम कॉर्निया, मतलब आप तो फिर मुश्किल है, फिर तो सर्जरी, मतलब ऐसा नहीं है नई आंख दे के देख, वो कॉर्निया डैमेज ही मेनली काम करता है। पूरा आई बॉल में फिर रिजेक्शन के चांसेस कैसे हैं? फिर आपको कितना स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, मुश्किल है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई होगा तो रिजेक्शन के चांसेस जाएंगे ना। पूरा आई बॉल इसलिए नहीं करते, वो नेत्र दान में जनरली कॉर्निएट और ट्रांसप्लांट है ज़्यादा, और क्या जिसमें ब्लड सप्लाई किसी का भी किसी को दे सकते हो। वाह, किसने कहा था ये? ये किसने कहा था? चंपक चाचा ने? अगर हर मतलब जैसा आपके साथ लोग करे वैसा ही आप करो, गांधी जी ने कहा था, तो सब अंधे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात मतलब आखिरी में, ये रॉड्स एंड कोन्स में डिम लाइट में कौन काम करता है और ब्राइट लाइट में कौन काम करता है? कौन ज्यादा संख्या में कौन से होते हैं? रॉड्स ज्यादा संख्या में, रॉड्स कोन्स कम होते हैं, और रॉड्स बिखरे हुए रहते हैं, मतलब पूरे रेटिना में पूरे पेरिफ्री में बिखरे हुए रहते हैं। कोन्स मेनली एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, घूर के देखते हो, तो बेस्ट इमेज कहां बनती है? फोविया पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं? कोन्स मिलते हैं। तो पहले हम रॉड्स एंड कोन्स की बात करेंगे एक बार फिर। हाँ, ये लिख लिया? हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला। तुम मुझे नमक दो नहीं बोला था उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे नमक दो मैं तुम्हें खून दूंगा। क्या ये किसने कहा था? हाँ।
आगे ले रहा हूं। ठीक है, रोडोप्सिन में कौन सा पिगमेंट काम करता है, मतलब रॉड्स में कौन सा काम करेगा? रोडोप्सिन। कोन्स में काम करता है आयोडोप्सिन या फोटोप्सिन। डिम लाइट में या नाइट विजन में कौन काम करते हैं? रॉड्स। स्कोटोपिक विजन कहते हैं उसको। और वो स्टोमेटा जो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं, इसलिए उनको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। और कोन्स जो है वो फोटोपिक विजन में काम करेंगे, मतलब ब्राइट लाइट में, डे लाइट में या कलर्ड विजन में कोन्स। ट्वाइलाइट मतलब एकदम सुबह, जब जब प्रकाश कम होने लग जाए। रॉड्स, ट्वाइलाइट विजन इज रॉड्स जब कम लाइट है, ट्वाइलाइट इज लेस लाइट, डस्क एंड डॉन पर। ठीक है, अब कल मैकेनिज्म ऑफ विजन बाकी है थोड़ा सा, वो कंप्लीट करके नया चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन हम कल चालू कर देंगे। मतलब जनवरी में अपने पास ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के बाद फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, कल करें। हाँ 26 चलो भाई, कल करेंगे बाकी।